चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? 30 क्वेश्चन हो गए थे अपने, है ना। अब अपन अपने इलेक्ट्रो वाले पोर्शन पर चल रहे थे, और इलेक्ट्रो के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके जनरली, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या कह रहा है। एक इक्वेशन उसने आपको दी हुई है, इसमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। और इस इक्वेशन में उसने एक ग्राफ दे रखा है, इस इक्वेशन के साथ उसने ये ग्राफ, और ग्राफ देखो किस किस के बीच में खींचा है उसने, ई सेल और log 10 क्यू। क्यों जानते हो ना, रिएक्शन क्वोशिएंट। और इस ग्राफ में मुझे उसने ओ ए की वैल्यू दे रखी है, ये वाला, ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 1.1 वोल्ट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ Zn+2 एंड Cu+2। देखिए, जब भी आपका कोई सा भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ग्राफ बना है किस इक्वेशन से बना है, आपको उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यार ये तो ई सेल वाला यानी नॉइस इक्वेशन का ग्राफ है। तो नॉइस इक्वेशन आपकी क्या कहती है? नॉइस इक्वेशन आपकी क्या कहती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। आप चाहो तो 0.06 भी यूज कर सकते हो। log 10 क्यू या log 10 के, क्वेश्चन वाले ने क्यू कहा है तो मैंने क्यू लिख दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, इस इक्वेशन में आपको y इक्वल टू एम एक्स सी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, क्या आपको y एक्सिस पर ई सेल लिखा हुआ है क्या? यस सर। क्या आपको x एक्सिस पर log 10 क्यू लिखा हुआ है क्या? यस सर। क्या आपका इंटरसेप्ट ई नॉट सेल है क्या? तो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू यानी कि इस ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन वाले ने दी हुई है 1.1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका रेशो। क्या करना है? रेशो कैलकुलेट करना है। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए आप। ई सेल की वैल्यू कितनी है? 1.1591 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, यानी कि इस ओए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन इस पूरी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? आप अच्छे से जानते हो, सॉलिड को अपन काम में लेते नहीं है, तो एक दूसरे से इक्वेट करके देखो, Zn से Zn+2 यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? 2। और log 10 Q देखो, Q और K दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है स्टेटमेंट के अंदर। Q और K दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग, सॉरी एक जैसा है, लेकिन इनकी वैल्यूज या इनके जो डाटा और इनका जो टाइम है वो अलग अलग है। अब कैसे? देखो, K का मतलब भी ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। Q का यानी कि रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब भी ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बट दोनों की कंसंट्रेशन में और दोनों के टाइम में फर्क है, यानी कि आपने किस टाइम की कंसंट्रेशन ली है वो डिफाइन करता है K और Q को। जैसे मान लेते हैं, लेट्स कंसिडर
एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जैसे ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम लग रहा है, चौथे मिनट पर उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक रिएक्शन है वो आपकी 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रही है, और चौथे मिनट पर इस रिएक्शन का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इस चौथे मिनट पर आपके पास कितने रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो ये कहलाएगा के। यानी कि के का मतलब क्या लिखते हो आप, ऊपर प्रोडक्ट अपॉन नीचे रिएक्टेंट है, यानी कि इन्हीं की कंसंट्रेशन लिखते हो। लेकिन अगर आपने ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम पर लिखी है, यानी कि इक्विलिब्रियम टाइम पर प्रोडक्ट की और इक्विलिब्रियम टाइम पर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी है, देन इट इज कॉल्ड के। लेकिन चौथे मिनट को छोड़कर आपने 1 2 3 5 6 7 10 तक आपने कंसंट्रेशन अगर लिखी है, इस फोर्थ मिनट को छोड़कर, देन इट इज कॉल्ड क्यू। तो के और क्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों के टाइम अलग अलग है। क्या समझ में आ गया? अगर इक्विलिब्रियम टाइम पर लिखी है तो उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, और इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़कर किसी और टाइम पर अगर आपने कंसंट्रेशन लिखी है तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, क्यू कहेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्यू का मतलब भी आपका वही है, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, प्रोडक्ट की। तो बताओ यहां पर आपका प्रोडक्ट में कौन बचा, Zn+2। ठीक है, और नीचे आपका रिएक्टेंट में क्या मिला आपको, Cu+2 की कंसंट्रेशन। इसको इसमें से माइनस कीजिए, 1.1591 माइनस 1.1, इधर आपके पास क्या बच गया, माइनस 0.0591 अपॉन 2, और वही लॉग ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ रही है बच्चों, रिएक्टेंट की। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 0.0591 है, और इधर भी आपका 0.0591/2, और ये लॉग आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसे कैंसिल किया जा सकता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2, इस 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया -2, और इक्वल टू में क्या है, log 10 ऊपर Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2। आपसे क्वेश्चन इन दोनों की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इनकी कंसंट्रेशन का क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, रेशियो पूछ रहा है दोनों की कंसंट्रेशन का। तो दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो लेंगे, तो इसको मुझे रखना है तो मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हो, जब भी लॉग हटता है सामने वाली वैल्यू लॉग का जो बेस है उसकी पावर पे चली जाती है। आ रही है मेरी बात समझ में? जब भी लॉग हटेगा सामने वाली वैल्यू लॉग का जो बेस होगा उसकी पावर पर चली जाएगी। अगर लॉग का बेस ई है तो ई की पावर चला जाएगा, 10 है तो 10 की पावर चला जाएगा। देन योर आंसर वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2 का रेशियो इज 10 to the power -2। इज दैट क्लियर? वापस अपनी बात को मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि जब भी कोई सा भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है ना, तो ये मान के चलो वो सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है आपका, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है तो वो सीधा एक फॉर्मूले से रिलेट करके उसने ग्राफ बनाया। अगर वो फॉर्मूला आपने डिफाइन कर लिया तो आप कोई सा भी ग्राफिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट, शानदार क्वेश्चन है अगला वाला। ये कह रहा है गिव द इफेक्ट ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए पहले इन टर्म्स को पढ़ना है आपको। उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर इफेक्ट पूछा है, यानी कि ईओ। अब यानी कि सेल नहीं है, लेकिन नन्स इक्वेशन तो अपन सेल के बारे में पढ़ी थी ना अपन ने। देखिए नन्स इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन हाफ सेल रिएक्शन। नन्स इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन हाफ सेल रिएक्शन या हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो ना, आप क्या लिखते हो, आप ई सेल इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के या क्यू। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सेल हो, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है यानी कि ईओ, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है यानी कि ईआर, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको, ईओ या ई आर। यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन पढ़िए, गिव द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब मुझे ईओ पूछ रहा है, यानी ईओ इक्वल टू ई नॉट ओ माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 के। आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहा है हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन कराना है। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे? हाइड्रोजन H2 से H प्लस बन रहा है, और आपको यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन बैलेंस अगर करने हैं तो आप इधर 2 बैलेंस कर दीजिए। बताओ मैंने सही लिखा गलत लिखा? मैंने गलती तो करी है। अगर इधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो -2 और उधर +2, तो इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई? याद करो, रेडॉक्स में मैंने हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करना बताया था। उसमें क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड एट द साइड वेयर चार्ज इज मोर। इज दैट क्लियर? तो मुझे गलती का पता लग गया, यानी कि यहां नहीं लगाना है, तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन लिखने हैं उधर लिखने हैं जहां चार्ज ज्यादा है। आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये होता क्या है, हल्का सा इसके बारे में बता देता हूं, हालांकि कॉमन चीजें नॉर्मली जानते हो। देखिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, जैसे पहले बताओ किसी सेल के लिए कितने इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है? 2 के लिए, 2 की, एक कैथोड की एक एनोड की। साहब क्यों होती है? क्योंकि सेल रिएक्शन ऑलवेज रेडॉक्स होती है। साहब क्यों होती है? क्योंकि सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन, या यूं कहो सेल का काम होता है हमें करंट प्रोवाइड करना। यस और नो? तो कभी भी करंट फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा जब एक डोनर और एक एक्सेप्टर होगा। एक डोनर है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक सेल को बनने के लिए या करंट को फ्लो होने के लिए कैथोड और एनोड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कई बार पेपर वाला हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड दे देता है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड दे दिया, भाई साहब इसका सेल पोटेंशियल निकालिए। मैंने कहा भाई साहब इसका क्या करूं, अचार डालूं? दूसरा तो दे, एक ही दिया है, एक और दे। अरे सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोड चुनने के, दूसरा आप अपने हिसाब से मान लीजिए। तो मैंने माना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये अज्यूम है। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, जिसके क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलमोस्ट बीच में हाइड्रोजन आता है, उससे नीचे आप देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एसआरपी की ऊपर आती है नेगेटिव आती है। यानी कि हाइड्रो, वो सारी जो वैल्यूज है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। उस एक्सपेक्टेड वैल्यू की वजह से ही एक टर्म और निकल के आता है, ओवर वोल्ट, जो आगे पढ़ेंगे अपन। मैंने सिर्फ हल्का सा बताया है, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर या रेफरेंस मानकर वैल्यू कैलकुलेट करना। अब जैसे मान लेते हैं मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, फिर मैंने कहा बेटा पढ़ लेना इसको कहीं से भी। सर कौन सी रेफरेंस बुक लेके आए? सर ये स्टैंडर्ड बुक है क्या? वो है रेफरेंस जो आपने माना है। इज दैट क्लियर? और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों का काम कर सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला क्या है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, H2 से H प्लस बनना, हाइड्रोजन का रिडक्शन भी हो सकता है, H प्लस से H2 बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? अब मुझे पता कैसे लगा कि मुझे ऑक्सीडेशन ही कराना है? तो भैया कह तो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि H2 से मैंने बना दिया 2H प्लस। इज दैट क्लियर? और फॉर SHE अपन अच्छे से जानते हैं, SHE के लिए E नॉट O और E नॉट R दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या समझ में आ गया होगा? SHE के लिए और SHE E नॉट
ओ और ई नॉट आर दोनों की वैल्यू 0 होती है। अब बताओ यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि 0 होती है कि 0 एज्यूम की गई है, बताइए। जब जब आपने स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही अज्यूम किया है, तो ये भी अज्यूम वैल्यू है। ये क्वेश्चन जेई से स्टार्ट होकर नीट में 2 बार आ चुका है। अज्यूम वैल्यू है 0। कोई दिक्कत है यहां तक? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? अब देखिए इधर, अगर मैं कहूं ईओ इक्वल टू ई नॉट तो मैंने 0.0591, तो यहां एन की वैल्यू कितनी है? कॉपी कीजिए माइंड के अंदर, इसको 0 कर दो, ये माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह आप कितने लिख सकते हो? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 लिख सकते हैं, 2। फिर लॉग, ऊपर क्या लिखेंगे अपन? H प्लस की पावर 2 और नीचे क्या लिखोगे? H2। अब गैस है तो गैस की तो कंसंट्रेशन लिखोगे नहीं, तो गैस का अपन क्या लेते हैं? प्रेशर, PH2। इस पर कितने सवाल होने, आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब आप जब भी नेक्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन करोगे तो आपको हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे मिलेगा। अगर मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू को प्लस कर देता हूं, देखिए मैं क्वेश्चन को चाहता था एक ही लाइन में करा देता, लेकिन ये सारे स्टेप हर किसी क्वेश्चन में आएंगे आपके, इसलिए स्टेप पूरे ढंग से पढ़ना। अगर मैं इसे प्लस कर देता हूं 0.0591 अपॉन 2, तो लॉग क्या बन जाएगा आपका? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और H प्लस की कंसंट्रेशन नीचे आ गई। साइन पलटने पर लॉग के साथ लिखी हुई वैल्यूज ऊपर नीचे चली जाती है। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईओ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि मैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को बढ़ा देता हूं? अब देखिए हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाया है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो पहला ऑप्शन आ गया आपका, अगर इसे बढ़ा दिया जाता है तो वैल्यू ईओ की बढ़ जाती है। दूसरा, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है तो ये तो उल्टी आ रही है, नीचे आ रही, तो H प्लस बढ़ाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू घट जाएगी ईओ की। बताओ इलेक्ट्रोड के साइज में अगर कोई फर्क कर दूं साइज में, तो साइज वाला कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या आपको यहाँ पे? अरे यस सर, नो सर, साइज वाला कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो साइज का, आप इलेक्ट्रोड के साइज को दुगुना करो या 3 गुना करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन देयर इज नो इफेक्ट। अब आता है टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। सब टेम्परेचर तो है ही नहीं इसके अंदर, अब क्या करें? दिख रहा है आपको टेम्परेचर? जब टेम्परेचर नहीं है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो टेम्परेचर का किसी के साथ आप चाहो तो रिलेशन निकाल सकते हो। अब मैं बिल्कुल सीधे से तरीके से बता सकता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है बच्चों? पीवी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्योंकि गैस ही तो है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर और 1 मोलर H प्लस की कंसंट्रेशन पे निकलता है। तो आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से क्या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिखा जा सकता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको अपन वैसे भी एक्सपेरिमेंटली पढ़ सकते हैं। प्रेशर बढ़ाओ आप, ये देखो, आप देखो आपके हाथ दोनों, ये गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए, ठीक है, मैं प्रेशर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, तो पास आ गए तो उनमें स्ट्राइक रेट बढ़ेगी, और जब स्ट्राइक बढ़ती है, ठंडा हुआ गर्म हुआ, कान के नीचे चेकाओ 2-3 बार, प्रेशर बढ़ाओ, गाल गर्म हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन बाकी जो वैल्यूज है आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। कोई के साहब ऐसे तो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं पेपर में, तो कोई बात नहीं। आपको अगर गलती से याद आ रहा हो तो मैंने इस इक्वेशन की जगह आपको कुछ याद करने की जरूर कही थी। क्या बताओ? 2.303 RT अपॉन एन, तो 2 है RT अपॉन NF log 10 के। कुछ याद आ रहा है मेरे बच्चों? अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, फिर आप मतलब तरीके से पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो अब आपको क्या डायरेक्ट रिलेशन मिल गया क्या टेम्परेचर का ई के साथ? टेम्परेचर बड़ा है तो आपका ईओ भी बड़ा है। अरे यस सर, नो सर, ठीक है।
तो आपका चौथा ऑप्शन जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईओ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन का होता तो भी तरीका यही होता, बस आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती, वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता। बाकी कंसेप्ट तो यही रहने वाला है। कई बार आपको न्यूमेरिकल में कहता है यदि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, यदि इलेक्ट्रोड के साइज को 2 टाइम कर दिया जाए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या ईओ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहने वाला है। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो उधर अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पढ़िए इसको। इन विच केस रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इन विच केस रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताइए। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, यही है कि नहीं है। तो पीएच तभी निकलेगी जब आपके पास एच प्लस होगा। अरे ऐसा और नो। अब ये कह रहा है कि इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल पीएच पर डिपेंड करेगा। तो जिसके पास एच होगी उसी का डिपेंड करेगा। अरे ऐसा और नो। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। 7 दूनी 14, 2 गए, कितने बचे 12, 12/2, ये कितना हो गया बताओ, +6। ये कितना हो गया +3, तो ये तो रिडक्शन ही है। इधर देखिए कार्बन का कितना आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है। इधर कार्बन का 4 दूनी आप दोगे 6/2 +3 आ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इधर बताओ MO2 +2 और MO2 प्लस, इधर 2 दूनी 4, ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ M के ऊपर, ये +2 तो यूं कहीं हो गया, ये 4 का -4 हो जाके +4 हो गया, तो M पर क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। और इधर M पर क्या आ रहा है बताओ, +5। 2 दूनी 4 और एक पहले ही था ना। अरे ऐसे ही तो करोगे। MO2 बराबर में क्या है, +2, तो O पे ऊपर क्या आता है, -2, तो 2O का कितना हो गया, -4 बराबर +2, तो M का +6 हो गया ना। इधर कितना है, +5, मतलब ये भी रिडक्शन है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि एक बार, हालांकि इससे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, लेकिन फिर भी ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला काम में लेते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इज दैट क्लियर, शायद समझ में आ गया होगा। अब मुझे यहां H प्लस है कि नहीं है, तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बताओ पहला ऑप्शन क्या है आपका, Cr2, O7 - 2 से क्या बन रहा है, Cr3। तो बताओ मैंने क्या इसे बैलेंस करना सिखा रखा है आपको। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ, रिमाइंड करो, बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोलो। रिएक्टेंट को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, क्रॉस करने के लिए 2 होना जरूरी, कोई बात नहीं, आगे से नहीं हो रहा तो पीछे से भी, इधर भी नहीं हो रहा, तो समझ जाओ आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है उसने, तभी तो वो रिडक्शन रिडक्शन कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल आधा दे रखा है ना, नहीं तो वो सेल पोटेंशियल बोलता। ठीक है, दूसरा काम बताओ, अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं एच और ओ को छोड़कर। तो बताओ यहाँ पर कितने सी आ रहा, 2, तो इधर भी कितने लगा दिए मैंने, 2 लगा दिए। फिर ओ को बैलेंस करते हैं, मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहता तो एसिडी की मानते हैं, वो खुद ही कह रहा है कि पीएच है, मतलब H प्लस ढूंढना है अपन को, एसिडी के मान कर ही सॉल्व करना है। तो O को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड कर देते हैं, वहां ऐड करते हैं जहां O कम है। तो बताओ इधर कितने O है, H2 ऐड करूं बच्चों, 7H2O।
ठीक है। अब इसके बाद किसको ऐड करते हैं अपन, H प्लस को। तो 7 दूनी 14, 14H है। तो उधर जिधर H कम है आप 14H प्लस ऐड कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए आपने किया है जो सही किया है कि नहीं। मैंने कहा चार्ज के बेसिस पर हम रिएक्शन को चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ प्लस का कितना आ रहा है 14, माइनस का कितना आ रहा है 2, तो प्लस का कितना हो गया 12, यहां प्लस का कितना आ रहा है 6। तो बताइए किधर चार्ज ज्यादा है, इधर चार्ज ज्यादा है। तो जिधर चार्ज ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं मैं यहाँ, भाई 12 है इधर 6 है, तो डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो क्या इस रिएक्शन में आपको H प्लस नजर आ रहा है क्या? यस सर। अगर H प्लस नजर आ रहा है तो आप इक्वेशन को कर सकते हो ना। आप चलो इसका एक काम करो, आप इसका ई आर निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ, ई आर इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0.0591 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी निकाल सकते हो ना, +6 से +3, मैंने कहा था ना 6 से 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3, 3 इंटू 2, क्योंकि एक सीआर के लिए 3 है तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे 6। अरे यस सर, नो सर, 6। वेरी गुड। लॉग ऊपर कंसेंट्रेशन किसकी लिखोगे, प्रोडक्ट की, और नीचे रिएक्टेंट की। मैंने क्या कहा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन को या एक्टिव मास को 1 माना जाता है। तो ऊपर प्रोडक्ट आएगा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या लिखोगे, Cr+3 की पावर 2। नीचे क्या लिखोगे बताओ, Cr2O7-2। और फिर नीचे आपके पास क्या भी है, H प्लस की पावर 14, H प्लस है ना 14। तो बताओ अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएच से कौन, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन पीएच, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल H पर बेस्ड है। तो H मतलब पीएच ही तो हो गया। अरे यस सर, नो सर, तो मतलब पहला वाला तो मेरा ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन के बैलेंस के अंदर H प्लस आ जाएगा या OH माइनस आ जाएगा, वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जरा एक बार बी को बैलेंस करके देखिए ना आप लोग। आप कीजिए, मुझे तो आता है, मैं करवा भी चुका इसको। करो, CO2 से C2O4-2, पहला ऑप्शन। अपना MTR क्या कहता है, सबसे पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी हो एक्स फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साहब हो ही नहीं रहा। दूसरा क्या कहता है, H और O को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। तो बताओ अदर एलिमेंट कितने हैं, इधर यहाँ कार्बन के 2 हैं, तो इधर भी मैंने क्या लगा दिया 2। अगले पेन से कर देता हूं ताकि आपको पता रहे मैं कर क्या रहा हूं। C2O4-2, तो मैंने इधर 2 लगा दिए। अब O को बैलेंस करते हैं, बताओ कितनी O है, 4, इधर कितनी है 4, O तो बैलेंस है। अब H को बैलेंस करते हैं, इधर H कितनी है 0, इधर H कितनी है 0। हो गया मेरा काम। अब बताओ, अब इक्वेशन में देखते हैं कि मैंने इसे बैलेंस किया है कि सही है कि गलत है। बताओ इधर टोटल चार्ज कितना आता है 0, टोटल चार्ज है -2, तो ज्यादा कौन है ये, तो जो ज्यादा होता है उधर की तरफ अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। तो बताओ क्या यहाँ H प्लस है क्या, H प्लस है ही नहीं। जब H प्लस ही नहीं है तो फिर ये अफेक्टेड बाय पीएच और नॉट, नॉट। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसका ER बनाकर देखिए। तो बताओ क्या लिखोगे, ER इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, प्रोडक्ट कौन है आपका C2O4-2, और रिएक्टेंट कौन है आपका CO2 गैस है। तो फिर गैस का क्या लिखेंगे अपन, प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल आर रिटर्न एज द पावर। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपके बी का खेल खत्म। तो बताओ क्या यहां H प्लस आ रही है क्या इस क्वेश्चन में? जब H प्लस ही नहीं आ रही है तो बताओ मेरे बच्चों, जब H प्लस ही नहीं आ रही है तो अफेक्टेड बाय पीएच और नॉट नहीं होगी ना। तो अपन यहां आंसर क्या देंगे, नहीं जी साहब, नॉट अफेक्टेड बाय क्या,
पीएच। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये दूसरा हो गया ऑप्शन वाइज। अब तीसरा देखते हैं सी। सी में क्या कह रहा है, मोटू से मोटू बन रहा है। मोटू से क्या बन रहा है, मोटू। एक मोटू पर है +2 चार्ज, दूसरे मोटू पर है +1 चार्ज। अब इसको जरा आप एक बार बैलेंस करके बताइए। देखो बिल्कुल सीधा सा तरीका मैं बता देता हूं आपको, हालांकि मैं पूरा इसलिए समझा रहा हूं, कई बार इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा तब आप अटक जाओगे। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एम आई राइट? ठीक है जी, आप बताइए। अभी तक देखो मैं आपसे क्या कर रहा था, अभी मैंने क्या कहा था, अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट निपटा के चला जाता, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो H तभी आता है जब O का डिफरेंस होता है, क्योंकि O को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करते हैं, H को बैलेंस करने के लिए H+। तो देखो इस क्वेश्चन में आपका आ रहा है क्या O का, इस क्वेश्चन में आ रहा है क्या आपके पास, बताओ। O का डिफरेंस आ रहा है ना? अरे सर नो सर, अरे आप यहाँ 2 CR लगा दो, इधर भी 2 लगा दोगे तभी तो डिफरेंस है। लेकिन नीचे वाले में आप कहोगे साहब इसमें भी तो आ रहा है O का डिफरेंस। अरे C को बैलेंस करोगे ना आप, देखो 2 लगाते तो 4 हो इधर हो गई। O का कोई डिफरेंस ही नहीं, तो O ही नहीं, डिफरेंस में आ ही नहीं रहा, तो फिर H कैसे लगाओगे आप। इधर बताओ आप, देखो M को बैलेंस करो, M तो वैसे ही बराबर है, तो O2 भी बराबर है, तो जब O बराबर ही है तो फिर H+ कहां से आएगा। तो मतलब ये भी डायरेक्टली शो हो रहा है आपका, ये भी नॉट अफेक्टेड बाय पीएच। ठीक है, आप चाहो तो बैलेंस करके देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ नहीं कर सकते। H और O को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है, वो दोनों तरफ हो रहा है, O बैलेंस है। जब O ही बैलेंस है तो H को बैलेंस नहीं करना, चार्ज बैलेंस करना है। बताओ इधर कितना चार्ज है, +2, इधर कितना चार्ज है, +1। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ज्यादा की तरफ, 2 एक का डिफरेंस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो आप क्या लिखोगे, MO2 +2 से MO2 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो बताओ अगर इसका मैं ER लिखूं तो क्या लिखोगे, ER इक्वल टू E0R माइनस 0.0591 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है log MO2 पावर में आएगा प्लस, और इधर क्या आएगा आपका MO2 और पावर में आएगा, सॉरी पावर लगाने की जरूरत ही थोड़ी है, अंदर ही लिख दो इसको, ये लो M, अरे आजा क्या लिखोगे, MO2 प्लस, पावर तो एक ही रहेगी ना, पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर क्या आएगा, MO2 +2 पावर 1। तो न्यूमेरिकल जब भी पूछेगा सोच लो, और अगर आगे बढ़ा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपको कंसंट्रेशन दे देगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लो माट गया आगे से। हो गया बच्चों, आगे चलें, चलो जी। अब अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन में तो बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। एक बार खुद पढ़ो, आप खुद पढ़ो, पढ़ो आराम से पढ़ो, पूरे तमीज के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे कपूर के साथ पढ़ो। झाग आ गए बच्चों, तोते उड़ गए। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, अभी जस्ट पढ़ा के निकला हूं बस इसको मैं, जस्ट अभी पढ़ा के निकला हूं। बफर सॉल्यूशन आ गया इसके अंदर, क्या आ गया, बफर सॉल्यूशन। और शायद बफर सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अरे यस और नो। चलो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इसने दे रखा है एसिटिक एसिड का CH3 का, इज रेशो ऑफ X रेशो Y, यानी कि
यहां पर आपको सॉल्ट की एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो दे रखा है X/Y, और दूसरे के अंदर दे रखा है Y/X। हैज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E1 एंड E2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है, मतलब ये आपका एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अरे ये नौचा स्टैंडर्ड ही हो गया ना, 25 डिग्री से प्रेशर नहीं बोले तो 180 एम ही मानना है। फाइंड द पीके वैल्यू ऑफ CH3COOH, और E1 और E2 को इसने क्या कहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे यस और नो? तो पहला काम तो मेरा यही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और पीएच का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा। अरे यस और नो? चलो जी, पहले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो हाइड्रोजन का, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ऑक्सीडेशन करो, बताओ हाइड्रोजन का कैसे करोगे बताओ। H2 से 2H+, इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो मतलब आप क्या लिखोगे, EO E0 0.0591 अपॉन 2 log H+ की पावर 2 अपॉन यहां पर क्या लिखेंगे, PH2। अरे यस सर, नो सर? शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे रखा है क्या? नहीं, अगर प्रेशर नहीं दे रखा तो 180 एम मान के करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मैंने कंडीशन बताई थी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 180 एम का प्रेशर होना चाहिए। इसको मैंने कितना मान लिया, ये तो 1 हो गया आपका। अरे यस सर, नो सर? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 180 एम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। EO इक्वल टू E0 तो मुझे लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि E0 और E0 आर SHE के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है। तो क्या लिखोगे बताओ आगे, -0.0591 अपॉन 2 log H+ की पावर 2। अरे यस और नो? तो मैं पावर को कहां ले आता हूं, आगे। तो क्या बन जाएगा बताओ, 2, फिर आगे आ जाएगा log H+। अब जरा इसको पूरे को बड़े तमीज से देखना, मैंने किस पर सर्कल मार्क किया है, -log H+। -log H+ को क्या बोलते हो बच्चों आप, पीएच। क्या बोलते हो आप, पीएच। तो ये पीएच बन गया। क्या इस 2 से 2 को उड़ा सकता हूं मैं, तो आपका क्या बचा, EO इक्वल टू, ये तो हट गया ना, आप साइन किसका रह गया, प्लस का, 0.0591, 2 से 2 कट गया, और -log H+ की जगह क्या लिखा जा सकता है, पीएच। ये EO की वैल्यू है। आप चाहो तो इससे ER भी निकाल सकते हो, क्योंकि EO और ER दोनों बराबर होते हैं विद अपोजिट साइन। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद भी रखना, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ये फॉर्मूला जो पीएच का आपने रिलेशन निकालना है, जब PH2 यानी कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 180 एम हो। तब 180 एम से अलग आ गया तो फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फार्मूला मैं अगले और बता दूंगा, 1-2 बार क्वेश्चन और आएंगे ना इसके। अब मैंने देखा कि यार अभी तो सवाल में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सर, नो सर? अब बफर सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला, पीएच ऑफ एसिडिक बफर है। देखिए, ये अपन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो दे दिया था, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। पीएच इक्वल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अरे ऐसा और नो? तो बताओ, पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग, एक बार सॉल्ट अपॉन एसिड क्या दिया है आपको, X अपॉन वाई, और एक बार आपको सॉल्ट अपॉन एसिड क्या दिया है, Y अपॉन X दे रखे हैं ना क्वेश्चन में। अरे सर, नो सर? मेरे से PKA पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, PKA। अब देखो, एसिटिक एसिड है तो इसका PKA की वैल्यू तो फिक्स रहेगी,
नहीं तो मैं यहां पर PK1 PK2 लगा देता ना। दूसरा पीएच बराबर PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड y बाय एक्स। एक बार pH1 मान लो, एक बार pH2 मान लीजिए। अरे यस सर, नो सर। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए इधर, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब E1 और E2 दो हैं, तो मैं पहले किसकी वैल्यू पुट कर देता हूं? E1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, E1 E2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको मान लेता हूं E1 बराबर 0.0591 और एक बार मान लिया मैंने E1 के लिए pH1, ये मान लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया E2 बराबर वही लिया 0.0591, ये ले लिया मैंने pH2। अरे यस सर, नो सर। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, यानी कि E1 प्लस क्या कर दिया मैंने? E2। तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? दोनों को ऐड करो, 0.0591 कॉमन ले लिया, ऐड किया था तो कॉमन आ गया। तो क्या बचा आपके पास? pH1 प्लस pH2। ठीक है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? E1 प्लस E2 अपॉन 0.0591। अब देखो, यहां सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत करता है बच्चा। देखो, pH1 की जगह क्या लिखोगे? आप लिखो ना ऊपर से, pH1 की जगह क्या लिखोगे बताओ? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। फिर pH2 की जगह क्या लिखोगे? pH2 की जगह वही pKa, फिर प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, एक बार x प्लस एक्स अपॉन वाई है, एक बार y अपॉन एक्स है। अरे यस और नो, ठीक है। अब इधर देखो आपके पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। आपके पास क्या आ रहा है? E1 प्लस E2 है आपके पास? अरे यस और नो, अरे छोटा हो जाए यार। देखो, E1 प्लस E2 अपॉन 0.0591। अब बताओ, यहां एक पीके कितना पीके हो गया? 2 पीके ए हो गया, ठीक है। अब आपके पास प्लस में बचा क्या है? प्लस में लॉग, ये हट गए, इन दोनों को हटा दिया मैंने। अब देखो, हटाओ इनको। अब आपके पास क्या बचा? लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स। तो अपन ने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, लॉग ए अपॉन बी को कैसे लिखते हो बताओ? लॉग ए इन लॉग ए अपॉन लॉग ए माइनस लॉग बी लिखते हैं ना। अब बताओ आप लॉग ए इंटू बी को क्या लिखते हो? आप लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो मतलब ये इंटू में थे। ये कैसे थे? ए और बी इंटू में, एक्स अपॉन वाई इंटू बताओ वाई अपॉन एक्स। तो मेरे हिसाब से तो ये कट गया, तो कट गया तो लॉग एक आया, और 10 का बेस होता है तो लॉग एक की वैल्यू 0 होती है। तब आपके पास पी के ए, 2 पी के ए से एक पी के ए निकाल लो, तो पी के ए बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 2 18 5 10 11, यानी कि ये हो गया E1 प्लस E2 0.1182। ये किसकी वैल्यू आ गई? पी के ए की वैल्यू आई है। सवाल खतरनाक था। अरे यस सर, नो सर। एक बार इसका अच्छे से समझते हुए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं शिफ्ट कर दूंगा, एक बार इसको तो कॉपी कर लो। कर लिया बच्चों? आदित्य हो गया बेटा, आदित्य। पीयूष,
स्क्रीन ब्लर थोड़ी दिख रही है, स्क्रीन ठीक है बेटा, क्लियर है ना स्क्रीन? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और शिफ्ट तो एक बार और कर दूं, क्वेश्चन कहां से देखो, ये तो पूरा कॉपी करो पहले एक बार, देख लो कहां बचा हुआ है आपका, इसको तो हटा देता हूं, हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़ो। सेम ऐसा ही मैंने थ्योरी अभी लिखी है आप लोगों के लिए, अरे लिखी है कि नहीं लिखी? लिखी है ना? करेक्ट रिलेशन बिटवीन reduction potential and pH for hydrogen electrode if pressure of hydrogen is 180 m। क्या लिखोगे बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 180 m है, आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, मैं यूं भी कर देता हूं, हालांकि पेपर वाला खुद बोल देता है, पेपर वाला बता देता है आपको 180 m एट 25 डिग्री। इतना कहते ही समझ तो जाओगे हमारे बच्चों कि आपको उसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करी है। अरे ऐसा और नो, अब बताइए रिडक्शन की बात कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे लिखोगे? H2 से H+, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप क्या लिखोगे? 2H+ से H2। इलेक्ट्रॉन लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, बैलेंस हो गई। तो बताओ क्या लिखेंगे? ई आर इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, अब बताओ ऊपर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ की कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? आगे समझ में? ई नॉट आर फॉर एस एच ई क्या होता है? 0 होता है, तो बताओ क्या लिखोगे? ई आर इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2, फिर लॉग ए अपॉन बी है, तो लॉग ए अपॉन बी को क्या लिखते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या लिखते हो? लिखो 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 लिखो, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये बी है ना पूरा, तो क्या लिखोगे? लॉग H+ की पावर 2, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब खुद ही देख लो, आपको उसने प्रेशर कितना दिया है? 180 m, 180 m का है ना, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसको कंटिन्यू करते रहना। बताओ क्वेश्चन में मुझे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 180 m दिया है, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तब आपके पास क्या बचा बताओ? ई आर इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन। अरे ऐसा और नो, लॉग में पावर कहां आ जाती है बताओ? आगे। अरे ऐसा और नो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही लिखते चलो, पावर को आप आगे लेके आओ, तो क्या लिखोगे? -2 log H+। अरे ऐसा और नो, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ क्या 2 से 2 उड़ाया जा सकता है? यस सर। अंदर बचा -log H+, जिसे क्या कहा जा सकता है? pH। तो बताओ ई आर की वैल्यू -0.0591 और -log H1 की जगह क्या लिखा आपने? pH। अगर ई आर की जगह ई ओ निकालना हो तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये वाला कंसेप्ट तभी काम में लेना है व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 180 m। अगर पेपर में 180 m नहीं है, तब आपको ऊपर वाले फॉर्मूले को ही क्या करना पड़ेगा?
अप्लाई करना पड़ेगा। हो गया बच्चे? श्याम सिंह, वेरी गुड। ओके बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए इधर, अपन ने अभी चैप्टर का ये मान के चलो 30 से 35% पार्ट पढ़ा है, लेकिन इस पार्ट में से कम 2 क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आते ही आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। कौन सा? नॉन इक्वेशन पर एक क्वेश्चन हमेशा नॉन इक्वेशन का आता ही आता है पेपर के अंदर, चाहे वो कंप्लीट सेल रिएक्शन का हो या फिर वो आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल का हो, हाफ सेल का। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए नॉन इक्वेशन को फिर हल्का से एक बार समराइज कर देता हूं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। नॉन इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के, या के की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आपको ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन आपको हमेशा इनके कौन से पोटेंशियल काम में लेने हैं? रिडक्शन। लेकिन मान लेते हैं पेपर वाले ने अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से उसका मतलब ऑप्शन बना के दे दिया है, तो अपन नॉर्मली जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साइन बराबर होते हैं, वैल्यू सेम होती है। तो क्या इस फॉर्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है क्या? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। लेकिन अब मैंने दोनों के कौन से पोटेंशियल ले लिए? ऑक्सीडेशन। कई बार क्वेश्चन में एक बार ऑक्सीडेशन का दे देता है, एक रिडक्शन का दे देता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, आपका कॉमन तो यही है। तो एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये सारा एमटीआर में याद रखना आप लोग, ये पूरा इस ट्रिक को याद रखना। ई नॉट सेल हमेशा, ई सेल, ई नॉट सेल जो निकलता है ना, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, हमेशा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए फॉर अ सेल। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन आंसर निकालते कैसे? तो मैंने क्या बताया था? एड द वैल्यू, एड द वैल्यू इफ साइन आर डिफरेंट। और दूसरा मैंने क्या बताया था? डिफरेंस द वैल्यू इफ साइन आर सेम। अगर दोनों साइन आपके प्लस प्लस या माइनस माइनस के आ गए तो आपको डिफरेंस लेना है। अगर आपके दोनों साइन अपोजिट आए प्लस माइनस, तो आपको ऐड कर देना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना जरूरी है, वही सेल आपको करंट प्रोवाइड करेगा। कई बार वो हमें पेपर में या क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, वो ऐसी रिएक्शन लिख देगा जो उल्टी है, और आपसे उसी में क्वेश्चन पूछेगा। आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, 8-10 क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट इक्वेशन के, तो आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। अगर आपने आंसर तो निकाल दिया एमटीआर से प्लस, तो आपको रिएक्शन को जरूर क्रॉस चेक करना है, क्या रिएक्शन में जो आंसर आ रहा है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है क्या? तो आपको खुद को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अगर वो इक्वेशन आपकी इक्वेशन से उल्टी आ रही है, तो आपको साइन पलटना पड़ेगा, प्लस है तो आपको साइन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको याद कुछ नहीं करना है। अगर करना भी चाहते हो, इस फॉर्मूले को याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि अगर इसको याद रखोगे ना, तो ये तो फिर क्या है, एक पीएच के लिए, पीएच जो हाइड्रोजन का प्रेशर होगा 1 एटीएम के लिए, तो आपको ये पूरा याद रखना है, ई आर इक्वल टू माइनस 0.0591 log pH2 log H प्लस की पावर 2। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन का हो जाएगा तो ई ओ इक्वल टू माइनस 0.0591 अपन एन log pH2 माइनस log H प्लस की पावर 2। बस दोनों के साइन उल्टे करने, बाकी लेना देना कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अगली क्लास में फिर वापस मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया? क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारा आ जाएगा आपके पास। हो गया? ठीक है, अब अगली क्लास में अपन को क्या करना है, अब आगे इसी के और आगे बढ़ना है। अगली क्लास में फिर आपकी आएगी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, कॉलरॉश लॉ आएगा, ये सारे पढ़ने, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ आएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब तैयार रहें, अगली क्लास आपकी किसकी रहेगी, देव सर की रहेगी, फिजिक्स की। ओके।